नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रीलंकाई जेल से रिहा किए गए 12 और भारतीय मछुआरों का दल चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचा। कथित रूप से श्रीलंकाई जल क्षेत्र प्रवेश करने के आरोप में 64 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया था। श्रीलंका ने अब तक कुल 42 मछुआरों को रिहा किया है। देश भर में उत्साह के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के जरिए गांव देहात तक पहुंचाई जा रही है केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित। मौसम विभाग ने नीलगिरी, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडिगुल, शिवगंगई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बरकरार। शुक्रवार को भी AQI का स्तर रहा 400 से ऊपर। वहीं मायानगरी मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में। और खबरें विस्तार से। श्रीलंका के जेल से रिहा हुए 12 मछुआरों का दल शुक्रवार सुबह चेन्नई के हवाई अड्डे पर पहुंचा। इससे पहले कल श्रीलंका से रिहा हुए 15 मछुआरों का दल चेन्नई पहुंचा था। मंगलवार को भी 15 मछुआरे चेन्नई पहुंचे थे। अब तक कुल 42 मछुआरे श्रीलंका की कैद से रिहा होकर चेन्नई पहुंचे हैं। ये सभी मछुआरे पिछले महीने मछली पकड़ने के लिए रामेश्वरम से निकले थे, लेकिन कथित रूप से श्रीलंकाई जल क्षेत्र प्रवेश करने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया था। श्रीलंका ने कुल 64 मछुआरों को हिरासत में लिया था। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। क्षेत्रीय चेन्नई मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार नीलगिरी, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडिगुल, शिवगंगई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं शिवगंगई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, मदुरई, कोयम्बटूर, विरुधुनगर, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं कोयम्बटूर में कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिला है। तमिलनाडु के थूथुकुडी निगम ने क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद कई हिस्सों में जलभराव के बाद जिले में मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। और अब रुख करते हैं दिल्ली का। राजधानी में बीते कई दिनों से स्मॉग की गहरी परत छाई हुई है। कुछ मीटर दूर भी लोग साफ तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिरदर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी समस्याएं अब आम हो रही हैं। पहले से बीमार लोगों को दवाएं भी राहत नहीं दिला पा रही हैं। इन सब के बीच बुरी खबर यह है कि अभी प्रदूषण और बढ़ सकता है। वीकेंड पर यह गंभीर स्तर में पहुंच सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार को भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना रहा। शुक्रवार सुबह आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और आरकेपुरम में 422 AQI दर्ज किया गया। और दिल्ली के साथ ही मायानगरी मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में है। लोगों को जहरीली हवा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में आप बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। सबसे पहले रुख करते हैं हमीरपुर का। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 15 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की करीब 2.7 लाख पंचायतों में जाएगी, जहां मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के 68 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी। मेरी कहानी मेरी जुबानी
लाभार्थी बता भी पाएंगे। और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे। ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। भारत सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने के गुंटूर जिले से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार सुबह अमावा ब्लॉक के रसहटा से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया तथा लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 नवंबर को शुरू हुई थी, जो कि 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर LED वैन जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। अमावा ब्लॉक में गोल्डन कार्ड से इलाज करा चुके हृदय नारायण ने बताया कि उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। उन्होंने खुद और अपनी बहू के गॉल ब्लैडर में पथरी, इसके अतिरिक्त बहू की बेटी का ऑपरेशन प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत गोल्डन कार्ड से मुफ्त में कराया है। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यात्रा के सफल संचालन के लिए जनपद स्तर से लेकर विकासखंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि लोक कल्याण की योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का मकसद पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ना और लोगों को योजनाओं का लाभ देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई, वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। निश्चित रूप से यह अपने आप में सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक जुड़ाव भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 29 रथ जनपद में जाएंगे, जिनके जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी। हमारे पूरे जनपद में 29 गाड़ियां रहेंगी जो विभिन्न गांवों में और नगरीय क्षेत्रों में जाएंगी। इसमें अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए 17 योजनाएं हैं जिनका चयन किया गया है और उनकी जानकारी सभी को दी जानी है और उनके जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाना है। जो पात्र ऐसे लोग छूट गए हैं, इसमें उन योजनाओं को संतृप्त किया जाना है। वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले की सभी 1173 ग्राम पंचायतों में प्रचार वाहन भ्रमण करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन के लिए जनपद स्तर से लेकर विकासखंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 29 गाड़ियाँ हमें मिल रही हैं और हमें 26 जनवरी तक जो ये प्रोग्राम होना है उसमें प्रत्येक गांव को 1173 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको कवर करते हुए जितनी भी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन सारी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। बागेश्वर में लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ जिले के गरुड़, कपकोट और बागेश्वर के नगर निकायों के साथ ही 402 ग्राम सभाओं में भ्रमण कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सर्वप्रथम उन लोगों को लाभान्वित करना है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। हम सब लोगों का संकल्प है कि भारत विकसित हो, तो उसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश चहुमुखी विकास के साथ साथ विश्व पटल पर भारत आगे बढ़ रहा है, इन रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रसारण होगा। हमारे जिले में जितनी 402 ग्राम पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत हैं। अभी हमारे आज 2 वाहन आज पहुंचे हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, उनके बारे में लोगों की जानकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हुए लाभ दिया जाएगा।
ग्राम सभाओं में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के मकसद से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक 5 दिवसीय आसियान भारत श्री अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव आसियान में भारतीय मिशन और राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया गया है। भारत की योग दीक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किए जाने के बाद भारत दुनिया भर में बाजार या श्री अन्न के बारे में जागरूकता फैला रहा है। इस वर्ष को श्री अन्न के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने के साथ ऐसा एक कार्यक्रम आसियान भारत श्री अन्न उत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। भारत, इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों के प्रदर्शकों ने अपने अपने श्री अन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया है। आसियान में भारत मिशन का कहना है कि यह उत्सव सिर्फ एक शुरुआत थी और आने वाले दिनों में श्री अन्न उत्पादों के बारे में जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। And you can see that we are celebrating today ASEAN India Millet Festival. All of you know that this year Honorable Prime Minister's efforts brought the fruit of celebrating this year as International Year of Millets. So this is part of that. And all of you also know that on 7th September, on the eve of G20 Summit in India, Honorable Prime Minister paid a visit for ASEAN India Summit and East Asia Summit. During ASEAN India Summit, one of the joint statements which was adopted was on food security. And millet is of course one of the important elements for ensuring food security. इंडोनेशिया के प्रदर्शक अपने स्थानीय लोगों से मिल रही प्रतिक्रियाओं से खुश हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो अपने देश के बाजार, फसलों और उत्पादों से परिचित हों। My product is some bread. We make from Hanjeli. Is this millet from local Indonesia? And we make some cinnamon roll, bread roll, and bluder, local bread from Indonesia. कई भारतीय प्रदर्शक इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और वो इंडोनेशिया में लोगों द्वारा अपने बाजार उत्पादों की प्रशंसा देखकर वास्तव में प्रसन्न हैं। ये हम आंध्र प्रदेश में फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट में एंटायर वैल्यू चेन कवर कर रहा है। इसका हम फार्मर से टाइप करके वो मटेरियल लाता है। बिफोर सोइंग द ग्रेन वी फिक्स द प्राइस फॉर द फार्मर। सो फार्मर को तकलीफ नहीं होता है क्योंकि उनका प्राइस मालूम है और मार्केट भी मालूम है। सो उनका वो जो माल है हम लेके और प्रोसेस करके हमारा फैक्ट्री में होल ग्रेन्स बनाता है और सेमोलिना प्रोडक्ट्स, फ्लोर्स, लड्डू, बिस्किट्स सारा बना के और हम पूरा इंडिया को डिजिटल मार्केट का रूप में और हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हम सेल कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री अन्न के लाभों पर एक पैनल चर्चा और स्थानीय इंडोनेशियाई लोगों के लिए एक खाना बनाने की कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है ताकि उन्हें श्री अन्न खाद्य उत्पादों से परिचित कराने में मदद मिल सके। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जकार्ता में मनाया जा रहा है इंडोनेशिया में। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो इंडोनेशिया के लोग हैं, वो मिलेट्स को बेहद पसंद कर रहे हैं और मिलेट्स उनको भा रहा है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, जकार्ता, इंडोनेशिया। सामुदायिक प्रयास से बदलती तस्वीर देखनी हो तो मध्य प्रदेश के उमरिया में जरूर आइए। यहाँ ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से पहाड़ी बंजर भूमि को औषधीय वृक्षों के घने जंगल में तब्दील कर दिया है। करीब 20 साल पहले तक ये स्थान इस तरह हरा भरा नहीं था, लेकिन लोगों की अथक मेहनत से 20 हेक्टेयर की बंजर पहाड़ी भूमि औषधीय वन में परिवर्तित हो गई है। जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी पर्यावरण के संरक्षण का काम स्वेच्छा से करते हैं, जिसकी जीती जागती मांगी प्रस्तुत करता है आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सघन वन और शुद्ध पर्यावरण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक झरने, सघन वन, जल स्रोत, पहाड़ और नदियों के समागम से उमरिया जिले की जलवायु पूरी दुनिया में मानव सहित जीव जंतुओं के जीवन के लिए उत्कृष्ट मानी गई है। खास बात यह है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का काम जितना प्रकृति अपने प्राकृतिक स्रोतों से करती है,
उतना ही पर्यावरण के संरक्षण का काम जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है जिले के आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम, जहां 2 गांवों के ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ी क्षेत्र जो बंजर हो चुका था उसमें 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय वृक्षों का जंगल खड़ा कर दिया है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बताए अनुसार कथना से कोई एक बाबा थे, वो गृहस्थ से थे, वो यहाँ आए तो उनको कुछ ऐसे दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उससे यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर नुमा बना लिए, वो उसी की पूजा करते थे। और यहीं थोड़ी दूर में आप गए होंगे, वहाँ पर हाँ वो समाधि की वो आगे थोड़ी ये उद्गम है ऐसा कहा जाता है। और वो देखने में भी ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा जी की कृपा से ही ये धार चल रही। जिले के ग्राम अमुआरी और तुम्मादार के ग्रामीणों ने जंगल को बचाने की दिशा में तकरीबन 2 दशक से पूर्व ये प्रयास शुरू किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। वर्तमान में पतलेश्वर धाम के नाम से मशहूर यह स्थान अब धार्मिक आस्था और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। पहाड़ की तराई पर लगाए गए औषधीय वृक्षों की जड़ों से जल की एक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे लोग नर्मदा नदी का अंश मानते हैं। यहाँ भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा के साथ साथ 2 बड़े तालाबों का भी निर्माण कराया है, जिससे पतलेश्वर धाम का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी हो जाता है। ये पानी जो है मैया जी के नाम से जानते हैं और यहीं से उद्गम होता है और कुछ दूरी जाके तालाब के पीछे से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये पानी जो है तो बरसात में तो ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखता बढ़ने का, लेकिन गर्मी जैसे बढ़ता है वैसे पानी भी बढ़ता है यहाँ। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर मानव जीवन का जितना हक है उतनी ही जिम्मेदारी इसे बचाने और संरक्षित करने की भी है। यही संदेश ग्राम अमुआरी और तुम्मादर के ग्रामीणों ने दुनिया को दिया है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए पतलेश्वर धाम की तर्ज पर अगर लोग सामुदायिक भावना के साथ काम करने सामने आए तो पर्यावरण विनाश के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट और बदायूं मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जयपुर मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही गाजियाबाद और मंजेरी मंडी में स्थिर रहे चने के भाव। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव रहा 5,750 रुपए। 23 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 5,800 रुपए हो गया। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 नवंबर को इसका भाव 6,250 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव था 5,800 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 427 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 5,373 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 23 नवंबर को चने का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,130 रुपए से 6,140 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की गाजियाबाद मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव रहा 6,800 रुपए। 23 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वही बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। पुणे और जोधपुर मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं हरदा और जलालाबाद मंडी में नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव था 5,950 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,800 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 6,500 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए की बढ़त के बाद 7,000 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 23 नवंबर को सेब का भाव 400 रुपए टूटकर 4,600 रुपए से 4,200 रुपए पर आ गया, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 100 रुपए की मजबूती के बाद 5,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,100 रुपए। 23 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,100 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान नवंबर के इस सप्ताह के अंत तक गेहूं की बुआई पूरी कर लें। यहां के किसान अभी के समय रबी मक्का की बुआई का काम कर लें, साथ ही यहां आलू की रोपाई कर लें। किसान बिहार में सरसों के साग की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। सरसों की पूसा साग 1 किस्म का चुनाव करें, साथ ही पालक की ऑल ग्रीन और पूसा भारती किस्मों का चुनाव कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं किसान। बिहार के किसान अभी धनिया की पंत हरितमा और मेथी की पूसा कसूरी की बुआई कर सकते हैं। बेहतर बीज अंकुरण के लिए किसी भी फसल की बुआई से पहले मिट्टी की नमी का खास ख्याल रखें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान धान की कटाई जारी रखें। उत्तर में मध्य पठारी क्षेत्र में काले चने, मूंग और कुल्थी जैसी रबी फसलों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान तिल, सूरजमुखी और मटर की बुआई कर लें। ओडिशा में किसान अभी गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बाजीमल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान कुर्बान करने वाले 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हो गए थे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में राजौरी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के एवज में अतिरिक्त धनराशि देती रही है। नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुवाहाटी के काठाबारी में 7.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नगर निगम भवन के पास एक कार की ट्रक से टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हुए। 20 नवंबर से शुरू हुए फिल्मी सिनेमा का जश्न जारी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की खूबसूरती यह है कि देश के कोने कोने से अलग अलग भाषाओं में बयान की गई कहानियों की शानदार श्रृंखला पेश कर रहा है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने जिला चुनाव अधिकारियों से 30 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टली। कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ाई। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के चलते इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।